नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। तो आइए सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से हम देख लेते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या है। पूरा देश जश्न मनाने की तैयारियों में जुटा है। हमारे और आपके लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे दिन अपनी देशभक्ति का प्रदर्शन करने के मौके होते हैं, लेकिन हमारे देश के सैनिक बॉर्डर पर साल के 365 दिन अपनी देशभक्ति का परिचय देते हैं। तो आज हम आपको ऐसे ही सैनिकों से मिलवाएंगे जो धारा 370 से आजाद हो चुके जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से आजादी का विश्वास दिला रहे हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे देश ने इस आजादी की खातिर कितनी बड़ी कीमत चुकाई है? वो कीमत है विभाजन, जिसके कारण 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर, रिश्ते, नाते, देश छोड़कर विस्थापित होना पड़ा। तो आज विभाजन की उस त्रासदी की भी वर्षगांठ है। आज पीएम मोदी ने विभाजन की उस विभीषिका का स्मृति दिवस मनाने का ऐलान किया है और आज हम आपको बंटवारे के उस दर्द को बयां करने वाली दुर्लभ तस्वीरें भी दिखाएंगे। देखिए कैसी विडंबना है कि भारत आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और अफगानिस्तान एक बार फिर से तालिबान का गुलाम बन रहा है। अफगानिस्तान में अब किसी भी समय अशरफ गनी की सरकार गिर जाएगी, तालिबान की सत्ता अपना सर उठा लेगी। काबुल के दरवाजे तक पहुंच चुके तालिबान के कदमों की आहट से अफगानिस्तान डरा सहमा हुआ है। ये भी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभ घड़ी आने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। स्वतंत्रता के उल्लास को देश अमृत महोत्सव के जरिए मार्च से ही मनाना शुरू कर चुका है। लेकिन जब देश अपनी आजादी को याद कर रहा है, तब खबरदार में आज हम सबसे पहले आजादी के अमृत महोत्सव के 4 दुश्मनों को आपको दिखाएंगे। ये चारों दुश्मन जैश ए मोहम्मद के वो संदिग्ध आतंकवादी हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके इरादे बेहद खतरनाक थे। इनके हिट लिस्ट का सबसे संवेदनशील टारगेट था अयोध्या का राम मंदिर। मुंतजिर मंसूर उर्फ सैफुल्ला, इजहार खान उर्फ सोनू खान, तौसीफ अहमद शाह उर्फ शौकत और जहांगीर अहमद भट्ट, ये जैश ए मोहम्मद के वो 4 संदिग्ध हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब 15 अगस्त से पहले जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा तंत्र बेहद सतर्क है, तब आतंक के इन 4 संदिग्ध चेहरों की गिरफ्तारी बेहद अहम है, क्योंकि जम्मू पुलिस के दावे के मुताबिक इनकी आतंकी नीयत सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, 4 जैश ए मोहम्मद के आतंकी गिरफ्तार हुए हैं और उनके मंसूबे साफ होते हैं कि उनका आतंक सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं है। अब वो आगे बढ़ के जिस तरह से पानीपत ऑयल रिफाइनरी और अयोध्या में राम जन्मभूमि को फिल्म करा रहे थे, उसका रेकी करा रहे थे, तो टेरर रडार केवल कश्मीर घाटी तक नहीं रह गया है। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस को सफलता मिली है और सुरक्षा बलों को और इंटेलिजेंस एजेंसियों को नजर बनाने की जरूरत है ताकि आगे आने वाले दिनों में कोई आतंकी हमला अपने आप में कामयाब ना हो सके। पानीपत ऑयल रिफाइनरी और अयोध्या के राम मंदिर की रेकी का जिम्मा जैश ए मोहम्मद ने उत्तर प्रदेश के शामली निवासी इजहार खान उर्फ सोनू खान को सौंपा था। पानीपत ऑयल रिफाइनरी की रेकी कर उसका वीडियो पाकिस्तान में जैश के आतंकियों तक भेज चुका है, लेकिन वो राम मंदिर की रेकी कर उसका वीडियो तैयार करता उससे पहले उसकी गिरफ्तारी हो गई। पानीपत ऑयल रिफाइनरी और अयोध्या इनके टारगेट पे था। पानीपत ऑयल रिफाइनरी की रिकनेसेंस हो गई थी। इजहार नाम का एक लड़का जो शामली का रहने वाला है, इसने अपनी बातों में बताया है कि ये लगातार संपर्क में था आतंकी से जो पार बैठा है और उसको इसने वीडियो बना के भेजा था। और इसके अलावा इसको ये भी टास्क किया गया था कि अयोध्या में रिकनेसेंस करनी है, लेकिन ये रिकनेसेंस करता इसके पहले ही इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इजहार खान को पाकिस्तान से जैश कमांडर मुनाजिर उर्फ शाहिद ने अमृतसर बॉर्डर पर ड्रोन से गिराए जाने वाले हथियारों को उठाने की जिम्मेदारी भी दी थी। इजहार खान के अलावा गिरफ्तार हुए तौसीफ अहमद शाह को जम्मू को दहलाने का जिम्मा दिया गया था। शोपियां के रहने वाले तौसीफ को जैश के आकाओं ने पुरानी मोटरसाइकिल खरीदकर ड्रोन से गिराए गए आईईडी से ब्लास्ट करने को कहा था। 15 अगस्त से ठीक पहले मोटरसाइकिल बॉर्न आईईडी यानी मोटरसाइकिल पे एक आईडी लगाई जानी थी और वो आईडी अमृतसर यानी जम्मू और अमृतसर का फासला ज्यादा नहीं है,
तो वहां से रिकवर की जा रही थी वो आईडी, और उसके बाद उसे फिक्स करके मोटरसाइकिल पे लगाना था, उसे कहीं जम्मू के भीड़ भाड़ वाले इलाके में लगाया जाना था। विस्फोट होता तो शायद बड़ा जानो माल का नुकसान हो सकता था। गिरफ्तार हुए पुलवामा के जहांगीर अहमद भट्ट की जिम्मेदारी आतंक के नए रिक्रूट की तलाश करना था। पेशे से फल विक्रेता जहांगीर जैश के कमांडर शाहिद से लगातार संपर्क में था। इजहार, तौसीफ और जहांगीर अहमद भट्ट से पहले जम्मू पुलिस की गिरफ्त में मुंतजिर मंजूर उर्फ सैफुल्लाह आया। सैफुल्लाह के ट्रक में कश्मीर घाटी तक आतंकवादियों के लिए हथियार पहुंचाए जाते थे। पुलिस ने सैफुल्लाह के पास से एक पिस्टल, एक मैगजीन, 2 चाइनीज हैंड ग्रेनेड और 8 राउंड लाइव विस्फोटक बरामद किया है। 4 जैशे मोहम्मद के आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आतंकवादी जो है वो उत्तर प्रदेश के शामली इलाके से है। आतंकवादियों का मंसूबा था जम्मू शहर को दहलाना, एक आईडी ब्लास्ट करवाना और साथ ही में पानीपत में जो ऑयल रिफाइनरी है और अयोध्या में जो राम जन्मभूमि का मंदिर है उसको भी निशाना बनाने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। लेकिन समय रहते ही आतंक की साजिश को जो है विफल कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बहुत बड़ी आतंकी वारदात जो हो सकती थी उसको समय रहते ही रोक दिया। जम्मू से जैश के 4 आतंकियों की गिरफ्तारी उस दिन हुई है जिस दिन किश्तवाड़ में आतंकी विस्फोट की एक प्लानिंग को नाकाम किया गया। दिल्ली से कमलजीत और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। आतंकवाद से लड़ाई में भारत को हर समय नई परिस्थितियों के लिए तैयार रहना पड़ता है। आतंकवादियों ने अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम देने के लिए ड्रोन्स का बड़े पैमाने पर आजकल इस्तेमाल शुरू कर दिया है। सीमा पर टेरर ड्रोन से कैसे निपटा जा रहा है, इस पर हमारी ये आप स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ड्रोन से विस्फोट, ड्रोन से हथियार सप्लाई, ड्रोन से ड्रग्स की सप्लाई। भारतीय सुरक्षा तंत्र को जब ड्रोन वाले आतंकवाद के नए रूप से दो चार होना पड़ रहा है तब सरहद पर क्या तैयारियां हैं इसे परखना जरूरी हो जाता है। आज तक की टीम अखनूर के पल्लनवाला सेक्टर पर एलओसी के फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंची। इस फॉरवर्ड पोस्ट पर ड्रोन को मार गिराने के लिए एंटी ड्रोन राइफल सिस्टम को लगाया जा रहा है। यहाँ नियंत्रण रेखा पर भी कई बार जो है ड्रोन की हरकत देखी गई है और उसको काउंटर करने के लिए अब यहाँ पर एंटी ड्रोन जो है राइफल्स लगाई गई हैं। ये एक मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें जो है 3 राइफल्स लगाई गई हैं और इसमें हर एक मैगजीन में, क्योंकि एक राइफल में जो ये मैगजीन है इसमें 20 गोलियां आती हैं, दूसरे में भी 20 और तीसरे में भी 20। और इसकी खास बात यह है कि अगर यहां पर कोई ड्रोन की हरकत देखी जाती है तो सिंगल कंट्रोल है। यहां पर ये जो ट्रिगर है इसको दबाने से ही तीनों जो राइफल है वहां से गोलियां बरसनी शुरू हो जाती है। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन राइफल सिस्टम सिर्फ एलओसी पर ही नहीं लगाए जा रहे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ भी आतंकियों के ड्रोन के खिलाफ अपने तरीके से लड़ रही है। बीएसएफ की एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी आपको दिखाएं उससे पहले अखनूर सेक्टर के पल्लनवाला में भारतीय सेना की आतंक विरोधी मुस्तैदी के कुछ और पहलुओं से रूबरू कराते हैं। पल्लनवाला में एलओसी की बाढ़ से कुछ दूरी पर मौजूद ये भारतीय सेना का वो अत्याधुनिक बंकर है जहां दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखने की तकनीकी मौजूद है। इस समय मैं मौजूद हूं नियंत्रण रेखा के पास स्थित एक बंकर के अंदर और ये एक अत्याधुनिक बंकर है और अब भारतीय सेना जो है इन्हीं बंकर्स के अंदर जो है यहाँ पर तैनात होती है, बिल्कुल नियंत्रण रेखा के पास। और इसकी खास बात यह है यहाँ पर कि जो नियंत्रण रेखा है जो कि आप वहां से देख सकते हैं, जो कांटेदार तार है वहां पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और उसको मॉनिटर जो है यहाँ पर किया जाता है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आपको तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर एक स्क्रीन है उस पर जो है उसको मॉनिटर किया जाता है। जो भी वहां पर हरकत होती है जो फेंस है उसको यहाँ पर मॉनिटर किया जाता है। तो ये अत्याधुनिक अब टेक्निक अपनाई जा रही है।
तकनीक का सहारा अपनी जगह है, लेकिन एलओसी पर सैनिकों का साहस भारत की सबसे बड़ी ताकत है। एलओसी पर आतंकवादियों की ओर से बारूदी सुरंगें बिछाए जाने का खतरा हमेशा बरकरार रहता है, इसीलिए सेना हमेशा अलर्ट रहती है। इस समय हम मौजूद हैं नियंत्रण रेखा पर अखनूर के प्लाईवाला सेक्टर में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये भारतीय सेना की जो है गश्ती पार्टी है। यहाँ पर पेट्रोलिंग इस समय चल रही है और 24 घंटे यहाँ पर निगरानी होती है नियंत्रण रेखा की, क्योंकि कभी भी जो है दुश्मन यहाँ पर दुस्साहस कर सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइन डिटेक्टर्स का प्रयोग किया जा रहा है और अत्याधुनिक हथियार है भारतीय सेना के यहाँ पर जांबाज शूरवीरों के पास। स्निफर डॉग्स की भी यहाँ पर मदद ली जाती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं यहाँ पर माइन तो नहीं है, यहाँ पर पाकिस्तान ने हथियार तो नहीं भेजे हैं। तो भारतीय सेना जो है पूरी तरह से यहाँ पर तैयार है दुश्मन जो कोई भी हिमाकत करता है उससे निपटने के लिए। चाहे एलओसी हो या अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत को रोकने का दारोमदार हमारे सुरक्षा बलों पर है। एलओसी के पलनवाला सेक्टर में एंटी ड्रोन राइफल सिस्टम को आपने देखा, लेकिन सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर मौजूद बीएसएफ ने नई तकनीक के आने का इंतजार किए बिना अपनी मशीन गन को कुछ इस तरह से 5 फीट के लोहे के खंभों पर फिट कर रखा है ताकि आसमान में संदिग्ध ड्रोन गतिविधि होते ही उस पर निशाना लगाया जा सके। 15 अगस्त से ठीक पहले पूरी तैयारी की है बीएसएफ ने। यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहा है और साथ में आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये माउंटेड एलएमजी गन है जिसको स्टेबिलिटी देने के लिए एक लेजर पॉइंटेड एलएमजी यहाँ पर लगाई गई है। इसके फायदे ये हैं कि एकदम टारगेट पे ये लेजर जाता है और उसी पर गाइडेंस देता है कि गोली किस तरह से दागी जाएगी। फायदा इसमें सीधा सीधा ये है कि टाइम से जैसे ही आइडेंटिफाई होता है हम उसको बिना किसी टाइम के वेस्ट किए हुए इसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, जिससे कि अगर उनके कोई ऐसे मंसूबे हैं तो उनको नस्ते नाबूद किया जाएगा। शॉर्ट टाइम में अगर ट्रेनिंग अच्छी है तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। कोई अत्याधुनिक तकनीक आने से पहले बीएसएफ ने अपना एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार कर लिया है। इसी के साथ बीएसएफ ने अपने हर जवान को ड्रोन के खतरे से निपटने के गुर सिखाने भी शुरू कर दिए हैं। पीछे जो आप मेरे देख सकते हैं एक स्लाइड है जहां पे ड्रोन्स के बारे में बताया जा रहा है। हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पे 15 अगस्त से पहले पूरी तैयारी पर बीएसएफ जुटी है। हमारे साथ बीओपी के कमांडर हैं, उन्हीं से सीधा बात करते हैं। सर, इस तरह का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसमें बीएसएफ पर्सनल को क्या बताया जा रहा है? आज जैसा कि सभी को पता है कि अभी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना वो नहीं हो पाया है, तो इसके लिए हमने मैनुअली कुछ इम्प्रोवाइज्ड तरीके से एक लेजर लाइट को लेके अटैचमेंट के रूप में गन के साथ में लगा के डायरेक्ट हम उसको लगाकर हिट करेंगे तो वो 100% है कि वो ड्रोन नीचे आएगा और उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो इसी के उपलक्ष्य में ये सब चीजें बताई जा रही हैं, बार बार रिहर्स किया जाता है कि किसी भी प्रकार की अगर दुश्मन की कोई भी ऐसी गतिविधि होगी ड्रोन के द्वारा तो उसको कैसे आसानी से पहचान। बीएसएफ जहां अपने जवानों को संदिग्ध ड्रोन्स की चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार कर रहा है, वहीं सरहदी इलाकों के गांव वालों को भी बीएसएफ ने ड्रोन गतिविधियों को लेकर अलर्ट किया है। बीएसएफ के पोस्ट भी हैं, आप लोग बॉर्डर के इलाके में रहते हैं, कभी आप लोगों ने खुद ड्रोन देखा है और जब देखते हैं या सुनते हैं क्या क्या पहला प्रतिक्रिया होता है? हम बॉर्डर पे जो रहने वाले लोग हैं हमें तो बीएसएफ के साथ तालमेल हमेशा रहता है। कभी किसी किस्म की भी कोई हरकत होने की संभावना होती है, ये हमें पूरे तालमेल के साथ बताते हैं। तो ड्रोन के बारे में हमारा जो इंडियन साइड का जो ड्रोन था वो तो हमने देखा है, लेकिन दूसरी जो पाकिस्तान साइड से ड्रोन आता है उसकी आवाज सुनी जाती है या उसकी जो लाइट है वो देखी जा सकती है। तो ये महसूस करते हैं कि रात को जो ड्रोन उड़ रहा है तो हो सकता है पाकिस्तान का ही हो। तो जैसे जैसे अभी कुछ हमारे एरिया में ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं कि जिससे ये पता चला कि कुछ वेपन लेकर के जो ड्रोन है वो यहाँ कैरी कर रहा है, तो उसके लिए अभी हमें अवेयर कर दिया गया है कि कहीं भी इस तरीके की कोई हरकत मिलती है तो हमारा कंटेक्ट जो आपको है एकदम इतला करना है बीएसएफ। आमने सामने की लड़ाई में भारतीय सैन्य बलों के सामने फिसड्डी साबित हुए पाकिस्तानी फौजियों और आतंकियों ने ड्रोन के जरिए आतंकवाद के अपने मंसूबों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन इस नई परिस्थिति का भी सामना भारत के जांबाज हौसलों के साथ कर रहे हैं। सांबा सेक्टर से कमलजीत और अखनूर सेक्टर से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो।
हमारे सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर की सुरक्षा वाली हर चुनौती का मुकाबला करने में पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन कश्मीर में शांति के लिए जरूरी है कि वहां के माहौल में बदलाव आए। आर्टिकल 370 के खात्मे से पहले कुछ कश्मीरी नेताओं ने डींगे हाँकी थी कि अगर आर्टिकल 370 हटा तो कश्मीर में तिरंगे को उठाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर श्रीनगर का लाल चौक कैसे तिरंगे में रंगा है, इसे हमारी सहयोगी चित्रा की रिपोर्ट से आप समझिए। ढलती हुई शाम श्रीनगर के लाल चौक को और खास बना रही है। मेरे पीछे की जिस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यही वो लाल चौक है जहां पर तिरंगे के रंग को देखना एक वक्त नामुमकिन सा लगता था, लेकिन वही मुमकिन ये तस्वीरें और मुस्कुराता हुआ ये रंग जो हर हिंदुस्तानी को गर्व करने का मौका दे रहा है। यकीनन इसी लाल चौक पर 15 अगस्त को झंडा फहराने की भी तैयारी है। कई कार्यक्रम होने हैं और जैसा कि आसपास मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर आसपास इस हिस्से को किस तरह से लाइट से सजाया गया है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं ताकि वो अपनी तस्वीरें क्लिक कर पाए। एक बार फिर से वो तस्वीरें आपके सामने रखेंगे जो जोश और जुनून से हर हिंदुस्तानी को भर देती हैं। आपको बता दें, यही वो लाल चौक है जिसका नाम एक सिख नेता बुद्धिजीवी बीपीएल बेदी ने मॉस्को के मशहूर रेड स्क्वायर के नाम पर रखा था। लेकिन बरसों बरस इंतजार इस बात का किया जाता रहा कि क्या एक वक्त ऐसा आएगा जब यहां पर तिरंगा फहराएगा। 1992 जब तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के साथ तब के नेता नरेंद्र मोदी यहां पर आए हुए थे, तिरंगा फहराया और फिर 15 मिनट के भीतर उन तमाम नेताओं को यहां से वापस भेज दिया गया था, क्योंकि अलगाववादियों और आतंकवादियों की ओर से ऐलान किया गया था कि यहां पर वो तिरंगा किसी कीमत पर फहराने नहीं देंगे। लेकिन अब जन्नत की हकीकत बदल रही है। अनुच्छेद 370 खत्म होने के 2 साल पूरे हो चुके हैं। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ की जिंदगी पटरी पर आती हुई और नया कश्मीर तेज रफ्तार से आगे की ओर बढ़ता हुआ और उसी नए तस्वीर की बानगी, उसकी पूरी कहानी इस लाल चौक के जरिए आप देख रहे हैं। कल यहाँ पर बड़ी तैयारी है। लाल चौक पर तिरंगा फहराया जाएगा। श्रीनगर के हरी पर्वत पर 100 मीटर ऊंचा झंडा लहराता हुआ दिखाई देगा और ये इतिहास में पहली बार होगा। इतिहास का साक्षी बनिए इन्हीं जश्न की तस्वीरों के साथ। कैमरा पर्सन पवन के साथ चित्रा त्रिपाठी, लाल चौक, श्रीनगर, आज तक। देश अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है, लेकिन अंग्रेजों से हमारी आजादी की ये खुशियां देश को बहुत बड़ी कीमत चुकाकर सौंपी थी। अंग्रेजों ने देश के इतिहास में आज की तारीख यानी कि 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका से लिखी गई, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का विभाजन सिर्फ जमीनी सीमाओं का बंटवारा नहीं था, ये साझा विरासत का बंटवारा था, ये दिलों का, परिवारों का, रिश्तों का, भावनाओं का बंटवारा था। भारत माता के सीनों पर बंटवारे के जख्मों के निशान हमेशा रहेंगे और आने वाली पीढ़ियां इस सबसे दर्दनाक दिन की टीस को हमेशा महसूस करेंगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पाकिस्तान बंटवारे को याद किया। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने इसे लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा, देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा के कारण से हमारे भाई बहनों को विस्थापित होना पड़ा, अपनी जान तक गंवानी पड़ी। पीएम मोदी ने कहा कि विस्थापित होने वाले और जान गंवाने वाले हमारे लाखों बहनों और भाइयों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि यह दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य, दुर्भावना के जहर को समाप्त करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव, मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। तो आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर हम आपको इतिहास के उस दौर में आइए लिए चलते हैं जब देश स्वतंत्रता की खुशियों और बंटवारे का दर्द एक साथ महसूस कर रहा था। 15 अगस्त 1947 जब ब्रिटिश हुकूमत का झंडा उतरा और भारत के आसमान में तिरंगा पूरी आजादी के साथ फहराया। और कुदरत ने भी कुछ इस तरह अपने रंग बिखेर कर भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। लेकिन उसी दौरान देश में एक आजादी और मिली, लूटपाट की आजादी, आगजनी की आजादी, कत्लेआम की आजादी। और फिर शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी पलायन।
धर्म के आधार पर हुए बंटवारे से करोड़ों लोगों को अपने घर, गांव और देश से बेदखल होना पड़ा। इन करोड़ों लोगों ने आजादी की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। इनकी जो तस्वीरें मौजूद हैं, उसमें बंटवारे की त्रासदी का 1% भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बंटवारे के बाद कितने लोग मारे गए, इसका कोई आधिकारिक डेटा तो नहीं है, लेकिन अलग अलग अनुमानों के मुताबिक 10 से 20 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दंगों में या पलायन के दौरान अनुमान है कि 1 लाख महिलाओं का अपहरण, बलात्कार और हत्या हुई। विभाजन के बाद 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए। 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए। 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। पाकिस्तान खत्म हो गया है, हिंदुस्तान शुरू नहीं हुआ, तो एक काफिला उनका और एक काफिला हमारा। कोई इधर 20-30 आदमी थे, उधर 20-30 थे टुकड़ियों में, वो भी खड़े हो गए, हम भी खड़े हो गए, एक दूसरे को देख रहे हैं। वो भी सब लुटा के आए थे, हम भी, दोस्त यार, घर बाहर सब खत्म था, हमारा भी। और दोनों क्या फ्यूचर होगा, क्या आगे का होगा, वो भी एक अजीब सा दर्द का रिश्ता। विभाजन का सबसे ज्यादा दंश पंजाब ने झेला है, जहां आज भी बंटवारे की कितनी अनसुनी दास्तानें हैं। साडा भरा मर इत्थों गोली वजी आ, इतना वेखण लिया ही, वेख लिया तो कंध ही कहाँ इतना मारी ना गोली, इत्थों वजी गोली, इधर निकली आ ते चुक ले इत्थे ओदी मौत हुई 25 मिनट। ये बंटवारे के वक्त का वो दर्द है जिसे देश ने सहा, वो भी तब जब अंग्रेजी बेड़ियों से आजादी मिली थी। ऐसी आजादी जो विभाजन के जख्मों पर सजी थी। सोचिए, क्या वाकई 15 अगस्त 1947 की सुबह वो सुबह रही होगी जिसके सपने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और आजाद ने देखे होंगे। बंटवारे की ये तस्वीरें देखिए और महसूस कीजिए, इस बंटवारे ने क्या क्या छीना। घर, रिश्ते, दोस्तियां और बदले में क्या मिला? दर्द, बेइज्जती, भूख और मौत। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की वजह से जितने लोग शरणार्थी बने, वो युद्ध और अकाल के अलावा किसी और वजह से शरणार्थी बनने वालों की सबसे बड़ी तादाद थी। फिर गड्डियां वढ़ के कला देंदे रहे, तो वो गड्डियां तो वढ़दे ना ते धीआं भैणां दी इज्जतां फिर बहुत बर्बाद हो जांदियां ते धक्के ते भी नाल भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਡਰ ਤਾਂ ਇਸ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਖੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜੇ ਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਡਰੀਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੌਂਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੌਂਈਦਾ ਵੀ ਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੱਢ ਫਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। साहित्य और सिनेमा के जरिए बंटवारे की हिंसा के दर्द के किस्से बताए और सुनाए गए, लेकिन एक त्रासदी ये भी है कि बंटवारे की हिंसा के शिकार लोगों की याद में कोई विशाल स्मारक नहीं बना, कोई इमारत उनके नाम की नहीं है। आज तक ब्यूरो। भारत के लोगों से आजादी की जो कीमत अंग्रेजों ने वसूली, उसे करोड़ों भारतीयों ने अपनी जान देकर चुकाया है। बंटवारे के उस दर्द को सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने वो दर्द सहा हो। लेकिन उस समय भी एक शख्स था जो ये जानता था कि 15 अगस्त 1947 का दिन आजादी का दिन जरूर था, लेकिन उसका जश्न मनाने का वो मौका नहीं था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि महात्मा गांधी थे। जब देश आजाद हुआ, उस समय महात्मा गांधी किसी जश्न में शामिल नहीं थे, बल्कि बंगाल के नोआखाली में जो दंगों की आग में जल रहा था,
और महात्मा गांधी उस आग को शांत करने के लिए अनशन वहां पर कर रहे थे। बंटवारे और विस्थापन के कारण हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए दोनों समुदाय के लोगों से अहिंसा की अपील महात्मा गांधी कर रहे थे। नेहरू और पटेल ने गांधी जी को पत्र भेजकर श्रीनगर में सीआरपीएफ काफिले पर ग्रेनेड से हमला हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की। और कल क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जाएगा, आतंकवादियों को लेकर रेड अलर्ट था और रेड अलर्ट के बाद फिर से ये हमला हुआ है। सीआरपीएफ ने इलाके की घेराबंदी कर ली है, लेकिन सीआरपीएफ के काफिले पर ग्रेनेड फेंका गया है। सनत नगर में यह हमला हुआ है। हमारे एक जवान के घायल होने की खबर इस वक्त आ रही है। अशरफ वानी हमारे संवाददाता हमारे साथ है। क्या हुआ अशरफ, क्या स्थिति है इस समय? सही, जैसे आपने कहा कि काफी चौकसी बढ़ा दी गई थी पूरे श्रीनगर शहर में पिछले 2 दिन से, इस तरह की आशंका को देखते हुए कि जो आतंकी संगठन है वो कोई भी आतंकी वारदात अंजाम दे सकते हैं। उस बीच इस कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर के सनत नगर इलाके में सीआरपीएफ की एक पोस्ट है जिस पर यह ग्रेनेड फेंका गया, उसमें सीआरपीएफ का एक जवान घायल हुआ है। पहले ही काफी सुरक्षा जो है श्रीनगर में है और आसपास के इलाकों में है। इस बीच पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है ताकि हमलावरों की तलाश जो है वो वहां पर की जाए। बहुत धन्यवाद अशरफ। श्रीनगर में सीआरपीएफ काफिले पर हमला हुआ, जानकारी दे रहे थे हमारी संवाददाता अशरफ वानी। और यह हमला ऐसे समय पर हुआ है जब कल हम 15 अगस्त का जश्न मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस है हमारा और श्रीनगर में भी झंडा वंदन होगा। क्या अभी ये आतंकवादियों को पकड़ने के लिए जो घेराबंदी की गई है वहां से कोई खबर आई है अशरफ? अशरफ, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? बड़ी खबर इस वक्त आई है, हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से हो दोबारा। तब तक हम आपको बता दें कि आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर ग्रेनेड फेंका है और सीआरपीएफ ने हालांकि पूरे इलाके को जहां पर यह हमला हुआ है घेर लिया है। सनत नगर है, एक जवान हमारा इस आतंकवादी हमले में घायल हुआ है और हालांकि वो जवान जो है वो घायल हुआ है, उसकी स्थिति किस तरह की इस बारे में जानकारी नहीं मिली क्योंकि उस जवान को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए भेज दिया गया है। लेकिन जैसे ही ग्रेनेड हमला हुआ, अशरफ, पूरे इलाके को घेर लिया गया है। क्या कोई जानकारी मिल पाई है कितने आतंकवादी हैं, क्या किस तरह से उनकी घेराबंदी हुई है? कोई और जानकारी इस समय की? दरअसल सईद, अगर देखें तो ये आशंका थी सुरक्षा बलों को, इसीलिए जो पिछले 2 दिन के दौरान जो है काफी ज्यादा सुरक्षा बढ़ाई गई थी चप्पे चप्पे पे श्रीनगर में। अभी फिलहाल रात का अंधेरा है और हर तरफ जो है सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती है। उस बीच अभी तक तो फिलहाल पता नहीं चल पाया है कि ये हमलावर कहां से भागे हैं, लेकिन ये रिहायशी इलाका है, काफी घनी और छोटी गलियां हैं। हर गली में इस वक्त सुरक्षा बलों का जानना और फिर तलाशी करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि रात का समय है। ये भी एक कोशिश हो सकती है कि सुरक्षा बलों को दाएं और बाएं आसपास के इलाके में लाल चौक से कितना दूर है? लाल चौक से ज्यादा दूर नहीं है सही। दरअसल अगर देखें जहां लाल चौक में जहां कल समारोह होना है स्वतंत्रता दिवस समारोह का, वहां से मात्र ये 5 किलोमीटर दूर है और श्रीनगर के इलाकों में ही शुमार होता है। पोश इलाका है श्रीनगर का और आसपास काफी सुरक्षा के जो है बटालियन हैं, चाहे सीआरपीएफ के हो या पुलिस का थाना हो। लेकिन उस बीच भी कहीं ना कहीं जो है साफ ये दर्शाता है कि किस तरह से बौखलाए हैं आतंकी संगठन और लगातार जो पिछले 3 दिन से एक के बाद एक जो है इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी जो है हमले अंजाम दे रहे हैं। लाल चौक से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, इसलिए और गंभीर है ये। और जो पहले से अंदेशा और आशंका जताई जा रही थी कि लाल चौक पर भी आतंकवादी कुछ गड़बड़ी फैला सकते हैं, क्या ये उसी की कड़ी है? अब सुरक्षा वहां पर और तगड़ी की जाएगी क्योंकि सुबह तो झंडा वंदन होना है वहां। बिल्कुल सही। दरअसल क्योंकि जिस अंदाज से प्रशासन ने फैसला किया है, अभी तो पहले जब स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर इंटरनेट बंद हो जाता था, आवाजाही पाबंदी लगती थी, अब की बार जो है प्रशासन ने ये साफ कर दिया कि किसी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा आवाजाही पर और इंटरनेट भी बंद नहीं होगा। और उस बीच पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को इस तरह की आशंकाएं थी
कि इस तरह की वारदातें हो सकती हैं। लेकिन जब जो मेरी पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल से बात हुई है उनका ये कहना था कि इस तरह की वारदातें श्रीनगर के बैरूनी इलाकों में साफ जो है आतंकी संगठनों की बौखलाहट दिखाता है। क्योंकि ठीक है अशरफ, आप नजर बनाए रखिए और जानकारी हासिल कीजिए, हम दोबारा तुरंत आपके पास लौटते हैं। ऐसे समय में जब महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस का खतरा बढ़ रहा है और दक्षिण के राज्यों में कोरोना के नए केसेस कम नहीं हो रहे, तब उत्तर प्रदेश में 16 अगस्त से स्कूल खोले जा रहे हैं। एक तरफ जहां स्कूल खोलने की तैयारियां हैं तो दूसरी तरफ माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर डरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में तैयारी जोरों पर है। 16 अगस्त अब दूर नहीं, कोरोना की वजह से बंद हुए स्कूलों को महीनों बाद खोलने के इंतजाम किए जा रहे हैं। यूपी की बात करें तो यहाँ 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की इजाजत दी गई है। फिलहाल पूरे प्रदेश में 446 एक्टिव केस हैं। 15 जिलों में एक भी एक्टिव केस नहीं है। ऐसे में तमाम एहतियातों को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को खोलने की तैयारी की जा रही है। 2 पालियों में बुलाने की हिदायत दी गई है हमें। उसकी समय सारणी भी दी गई है कि सुबह 8 बजे से दिन के 12 बजे तक क्लास होगी आधे बच्चों की, और बाकी के आधे बच्चे जो हैं उनको 12:30 के बाद जो है 4:30 बजे तक दूसरी पाली में बुलाया जाएगा। तो बच्चों को भी हमें बहुत ध्यान से सारी इंस्ट्रक्शंस देनी है कि क्या इसका कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो होना है। भले ही स्कूलों को खोलने की तैयारी चल रही है, लेकिन ये सब कुछ आसान नहीं होगा। बच्चों की संख्या को 50% रखने के निर्देश हैं, लिहाजा सोच समझकर टाइम टेबल बनाया जा रहा है। कितने कमरे चाहिए ताकि कम बच्चे हों, एक कमरे में साफ सफाई का ध्यान रखना है। सैनिटाइजेशन का काम काफी बढ़ा दिया गया है। साफ सफाई से लेकर बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए संदेश, हैंड सैनिटाइजर से लेकर मास्क पहने रहने के संदेश स्कूलों में जगह जगह चिपकाए जा रहे हैं। वहीं स्कूलों में 50% क्षमता के साथ बच्चों को बिठाने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट भी किया जा रहा है। शिक्षकों का मानना है कि बच्चों को स्कूल आने का इंतजार है। कई बच्चों ने इसके लिए स्कूल से संपर्क भी किया है, लेकिन कई माँ बाप ऐसे हैं जिन्हें नहीं लगता कि स्कूल अभी खोले जाने चाहिए। I am little worried. Looking at the cases of the Delta variant, they are, coming up. Look at the case in Kerala or Karnataka. So I think first the vaccine should be for the children below 12 or below 14 years of age. I think that would be very safe. So before vaccination, I am not quite sure that I'll be sending my child to the school. माँ बाप की इस चिंता को देखते हुए ही पेरेंट्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने अपने बच्चों की सलामती के लिए अपनी फिक्र सीएम योगी को बता दी है। तो वो बच्चे कैसे जा सकते हैं, और एकदम से फिर अगर जैसे अप्रैल में हुआ था वो फिर बम फूट जाएगा एकदम से। तो अभी कोई इरादा नहीं है अपने बच्चों को स्कूल भेजने का। क्योंकि अभी वैक्सीन आई भी नहीं है कि बच्चों को वैक्सीनेशन हो गई हो तो चलो हमें थोड़ा ये लगे कि हाँ हमारे बच्चे इजली जा सकते हैं। और अभी खुले थे स्कूल हरियाणा में और आपके उत्तरांचल में, तो वहाँ पर भी काफ़ी केसेस आए हैं बच्चों के। हम तो अपने बच्चों को स्कूल भेजना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फेक्शन फैला हुआ है। गवर्नमेंट भी कह रही है कि थर्ड वेव 100% आएगी ही आएगी, और थर्ड वेव आएगी बच्चे ही उसमें ज़्यादा इन्फेक्टेड होंगे। तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे स्कूल जाएं, और बच्चों की सेफ्टी पहले है। ये तो हुई उत्तर प्रदेश की बात। महाराष्ट्र में जहां डेल्टा प्लस से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, वहां भी सरकार स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। अंतिम फैसला लिया जाना है और ये फैसला मुख्यमंत्री और टास्क फोर्स की बैठक के बाद लिया जाएगा। वहीं डेल्टा वेरिएंट के वायरस ऐसा डर फैला रहे हैं कि माता पिता बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं है। Teachers are not vaccinated, children are not vaccinated. Many children are now taking classes online from home and they are safe at home. Once they will reopen the school, there are high chances that the children will also get positive or they will carry virus with them at home. उत्तर प्रदेश ने 16 अगस्त से स्कूल खोलने का फैसला किया है, तो महाराष्ट्र सरकार 17 अगस्त से स्कूल खोल सकती है। कई राज्यों में स्कूल पहले ही खुल चुके हैं और बाकी राज्यों में इसकी तैयारी चल रही है। मगर पंजाब हो या फिर हरियाणा, महाराष्ट्र हो या फिर हिमाचल, बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। ऐसे में उन माँ बाप की चिंता बढ़ गई है जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बात सोच रहे थे। मुंबई में साहिल जोशी और लखनऊ में अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक।
बात अफगानिस्तान की जो 20 वर्षों बाद एक बार फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़ चुका है। ये जंजीरें हैं उस खूंखार तालिबान की जो अब किसी भी समय काबुल पर कब्जा कर लेगा। ये एक बार फिर से तालिबान की गुलामी में जाते अफगानिस्तान की बदकिस्मती है कि अब किसी भी पल तालिबान के कदम काबुल की जमीन पर और हाथ अफगान सरकार के गिरबान तक पहुंच सकते हैं। ये बात अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी भी जानते हैं। ګران هیواد افغانستان پر موږ د تپل شوي جګړې له کبله د بې ثباتۍ له جدي خطر سره مخ دی. زه د ټول افغانستان په وضعیت خبر یم. د امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکي شهیدانو کورنۍ ته تسلیت وایم او ټپیانو ته عاجله روغتیا غواړم. زموږ هڅه دا ده چې دغه وضعیت له امله بېځایه شویو هیوادوالو ته لازمه رسیدګي وکړو. په اوسني وضعیت کې د امنیتي او دفاعي قواو بیا انسجام زموږ لومړیتوب دی او په دې هکله جدي اقدامات تر لاس لاندې دي. अशरफ गनी के चेहरे की हताशा बता रही है कि ये बतौर राष्ट्रपति उनका आखिरी संबोधन भी हो सकता है, क्योंकि तालिबान अब सत्ता की कुर्सी से महज चंद कदम की दूरी पर है और जो अफगानिस्तान को तालिबान से बचा सकते हैं उन्होंने तो अब अफगानिस्तान को पहचानने से भी इनकार कर दिया है। We have noted, and we have noted with great concern, the speed with which they have been moving and the lack of resistance that they have faced. And we have been nothing but honest about that. And I think I'll leave it there. तालिबान को अमेरिका ने जिस तरह थाली में परोस कर दिया है, उसके बाद अमेरिका से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अब अफगानिस्तान और गनी सरकार को तालिबान से कोई बचा सकता है तो वो है खुद तालिबान, जिसने अफगान सरकार के सामने 3 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह है कि अफगान की जेलों में बंद सभी तालिबानी कैदियों को बिना शर्त रिहा किया जाए। दूसरी शर्त यह है कि तालिबान को यूनाइटेड नेशन से मिले आतंकी समूह के दर्जे को हटाने के लिए अफगान सरकार पहल करे। और तीसरी शर्त यह है कि राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख, खुफिया एजेंसी और नेशनल डिफेंस सर्विस जैसे संगठनों का प्रमुख तालिबान हो। अब ये फैसला अशरफ गनी को करना है कि वो तालिबान की ये शर्तें मानते हैं या नहीं। अगर ऐसा होता है तो ये अफगान सरकार के लिए अपमान और तालिबान की जीत होगी। हैरानी मुझे इस बात की है कि इतने छोटे समय में तालिबान के स्पोक्सपर्सन बॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर्स से भी बेटर हो गए हैं और इतनी कहानी बनाते हैं कि आपको कुछ देर के लिए यकीन हो जाता है। तालिबान ने अफगानिस्तान के 34 में से 19 प्रांतों पर कब्जा कर लिया है और अब तो वो काबुल से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर रह गया है, जिसके बाद अब गनी सरकार के सामने ना तो विकल्प बचे हैं और ना ही वक्त। तालिबान अब किसी भी वक्त काबुल पर कब्जा कर सकता है और गनी किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। आज तक ब्यूरो। आप देखते रहिए आज तक।